हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई व्यस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा 2024 के लिए जो कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है और समय अब बिल्कुल आपके पास नहीं बचा हुआ है। और कम समय के लिए जो आप सभी के लिए बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया था, जिसमें कि अभी तक में हम 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। इसमें आपको जो है कि हिंदी का सेक्शन, उसके बाद जो है कि कंप्यूटर और आपका जीके जीएस वाला जो सेक्शन है उसी को मेंशन करके ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिया जाता है। और आज जो है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर में जितने भी है सारे सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, इसीलिए इसे आप सभी याद जरूर करते चलिएगा। और एग्जाम से पहले जितने भी अभी तक में क्लासेस हुआ है, एक बार सरसरी निगाह से सारे क्लास को देख लीजिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट करने वाला है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आप सभी एक कॉपी में नोट कर सकते हैं और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा। देखिए, जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है, तो आंसर कम से कम जरूर लिखा कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीबोर्ड। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका स्टोरेज का माध्यम नहीं है। याद रखिएगा आप सभी, इससे आप सभी क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को टाइप कर सकते हैं, यानी कि ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। जबकि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका स्टोरेज का माध्यम है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज का माध्यम है और डीवीडी भी आपका स्टोरेज का माध्यम है। बात समझे। अब कुछ आपसे यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस देख लीजिए, इससे पहले कल के भी सेशन में आपको हम बताए थे। देखिए, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क जो है ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी है, सीडी रोम हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा। तो ये सभी आपका स्टोरेज डिवाइस है। कल ही आपको बताए थे कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर कीजिएगा। जो एक निबल है ये कितने बीटों के बराबर होता है, तो 4 बीट के बराबर होता है। देखिए, अगर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट की बात किया जाए तो याद रखिएगा बीट ही आपका होता है, या कह सकते कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, बीट होता है। और एक निबल में कितना बीट होता है, तो 4 बीट होता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर है, ठीक है, यानी कि पहले से हम कंप्यूटर को ऑन किए हुए हैं और इसको हमको रीस्टार्ट करना है, तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे कि कंप्यूटर आपका ऑफ था और डायरेक्ट उसको आप ऑन करते हैं तो उस समय आपका बूटिंग होता है, याद रखिएगा आप सभी। वही कंप्यूटर ऑन था और उसको आप रीस्टार्ट कर दिए तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, समझे आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपसे ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें 2 पता आपको देखने के लिए मिलता है, एक होता है यूजर का नाम और एक होता है आपका डोमेन नेम। याद रखिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। प्रयोगकर्ता का नाम हो जाएगा प्लस में डोमेन नेम हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं, जैसे यहां से देख लीजिएगा तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रयोगकर्ता का नाम हो गया और इधर जो आप सभी देख रहे हैं ये आप सबका डोमेन नेम हो जाएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये क्या है, डोमेन नेम है और जीमेल जो आपका एड्रेस है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक हो जाएगा प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा हो जाएगा ये वाला पार्ट डोमेन नेम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी आप पेपर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको OMR सीट मिलेगा, ठीक है। और इसी OMR सीट को जांच करने के लिए हम सभी जो प्रयोग करते हैं मशीन का ही प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। OMR का ही उपयोग किया जाता है, जिसे हम सभी ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है। एक ही समय में दोनों साइड अगर डाटा को भेजना है तो इसे जो हम सभी कहेंगे वो क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स कहेंगे इसे हम सभी। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। यहां पर समझिएगा क्वेश्चन को, अन्यथा कन्फ्यूजन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजना है, तब जो है कि हम सभी इस डाटा संचार को
कह सकते हैं या किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम सिर्फ फुल डुप्लेक्स विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, यानी कि यहाँ पर GUI की बात किया गया है। GUI की बात किया गया है, ये किस कंपनी के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, जेरोक्स कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या है पता है आप सभी को, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उचित गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम सभी। तो स्थानीय मतलब लोकल की यहाँ पर बात किया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम सभी लेन के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क होगा। और उसके बाद जो कि एक याद रखिएगा आपसे वैन के बारे में, जिसे वैल्यू एडेड नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अल्टा विस्टा जो है ये आपका क्या है, नाम सुने हैं। देखिए सर्च इंजन से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्टा विस्टा ये आपका एक सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल ये आपका सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि आप क्रोम ब्राउजर को जो देखते हैं ये सभी आपका क्या है, ब्राउजर है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर सर्च इंजन कुछ आप सभी देख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गूगल हो गया ये आपका क्या है, सर्च इंजन है। याहू क्या है, सर्च इंजन है। इंडेक्स ये आपका सर्च इंजन है। AOL डॉट जो है ये भी आपका एक सर्च इंजन है। sky.com ये भी आपका सर्च इंजन है। बाइडू सर्च इंजन है जो कि ये चाइना का कह सकते हैं कि सर्च इंजन है। उसके बाद है बिंग ये भी आपका एक सर्च इंजन है। तो ये आप सर्च इंजन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ब्राउजर में याद रखिएगा, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी आपका क्या है, ब्राउजर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है। यहां पर टेलीफोन लाइन की बात किया गया है, तो इसे हम सिर्फ मॉडेम के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। तो याद रखिएगा सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो अभी आपको बताएं, अगर सर्च इंजन आपको याद रहेगा तो निश्चित है कि इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए गूगल अभी बताएं कि सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा के बारे में आपको बताएं कि सर्च इंजन है। 2 ऑप्शन तो सबसे पहले आप काट सकते थे, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद 2 ऑप्शन जो आपका बचा हुआ है, तो इसको देखते ही आप सभी छांट सकते हैं। ऑर्कुट के बारे में भी आप सभी को बताएं कि आपका क्या है, सर्च इंजन है। तो नहीं कौन सा है, साइंस डायरेक्टर, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब आइए थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका डोमेन नेम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनने की प्रबल संभावना है। तो कुछ डोमेन नेम आपको बताते हैं और उससे संबंधित आपको संगठन बताते हैं। तो अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कह सकते हैं कि .gov जो होता है ये क्या होता है, सरकारी संस्था होता है, यानी कि गवर्नमेंट का। तो जहाँ पर भी आप .gov देखिएगा कोई भी वेबसाइट में, तो यह समझ लीजिएगा आप सभी कि वो सरकारी संस्था की वेबसाइट है। अगर वहीं पर .edu की बात किया जाए तो ये आपका एजुकेशनल वाला होता है, यानी कि शैक्षणिक संस्था वाला होता है। अच्छा, .net की बात किया जाए, कोई भी अगर वेबसाइट आप भी देखते हैं और उसमें .net अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो नेटवर्क से संबंधित है, यानी कि नेटवर्किंग संस्था से संबंधित ये आपका वेबसाइट होगा। बात समझ गए। तो .net किससे संबंधित है, नेटवर्क संस्था से। उसके बाद याद रखिएगा आप सभी .int जो है ये किसके लिए होता है, इंटरनेशनल के लिए होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए। .org जो है ये किसके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि स्वैच्छिक संस्था के लिए है। अगर MIL की बात किया जाए तो ये मिलिट्री के लिए आपका डोमेन नेम होता है। .jobs की बात किया जाए तो ये जॉब यानी कि रोजगार संगठन के लिए होता है। .com की बात किया जाए तो ये आपका कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक संगठन के लिए होता है। .name की बात किया जाए तो ये एक व्यक्ति विशेष यानी कि पर्सनल मतलब कह सकते हैं कि ये डोमेन नेम के लिए होता है। और ये आपका जो है कि कोई व्यक्ति अगर अपने नाम से बनाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो वो .name का भी डोमेन नेम लगा सकता है।
उसके बाद एक होता है .PRO जो कि एक प्रोफेशनल के लिए होता है, जो कि जैसे कह सकते हैं कि चिकित्सा हो गया या वकील के लिए हो गया या अकाउंटेंट के लिए हो गया, तो वो सभी इस डोमेन का प्रयोग कर सकता है। जैसे अभी बताया कि आपको .in ये किसके लिए है, इंडिया के लिए है। उसके बाद .USA ये किसके लिए है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के लिए है। और अगर वहीं एशिया की बात किया जाए तो ये एशियन के लिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एशिया है, याद रखिएगा आप सभी, तो ये एशियन के लिए हो जाएगा आपका, रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, तो ये सभी क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो एक लैन, एक मैन और एक आपको वैन के बारे में बताए थे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो ये ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, वैन के नाम से इसे जानते हैं हम सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, ये आपका 1972 में, याद रखेंगे आप सभी। अगला है ब्लॉग शब्द दो शब्द का संयोजन है, यानी कि जो ब्लॉग बना हुआ है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो वेब प्लस लॉग से मिलकर बना हुआ है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी का, याद रखिएगा आप सभी। कोई भी काम कर रहे थे और अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जितने भी आप काम किए थे वो सारा नष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वो भी आपका जैसे कह सकते हैं कि अगर रैम में रहे, रैम वाला जो होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक अस्थाई मेमोरी होता है आपका। वहीं पर अगर बात किया जाए सेकेंडरी मेमोरी या रोम हो गया, तो इसमें थोड़ा सा अस्थाई रहता है आपका, यानी कि वो बैकअप में आपका रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो आपका अस्थाई होता है और सेकेंडरी जो होता है वो आपका अस्थाई मेमोरी होता है। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर्ण तंत्री के आधार पर यहां पर बात किया गया है, तो ये आपका दो ही भाग में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो है कि सघोष होता है, यानी कि घोष होता है, और एक आपका अघोष होता है, घोष और एक अघोष होता है, तो यही दो भागों में इसे बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है, क्या कहा गया, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि ये अधिक जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है। तो यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो यहां पर दूध की विशेषता को बता रहा है कि गाय अधिक दूध देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि महान का विलोम शब्द है, तो महान का विलोम क्या होता है, तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए, यहां पर बहुवचन वाला रूप बताना है। चूटियां का बहुवचन क्या होगा, चलिए बताइएगा तो आप सभी। चूटियां का बहुवचन क्या हो जाएगा, देखिए जहां पर लास्ट में या लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए वो उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूटियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर या लास्ट में लगा हुआ है सिर्फ इस पर चंद्र बिंदु और आपको चढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है, यहां पर जो है कि उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अपमान किया है या विश्वास किया या विरोध किया या सम्मान किया है, तो तिरस्कार के स्थान पर हम सभी जो रख सकते हैं वो अपमान को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। संयोग और वियोग की यहां पर बात किया गया है, संयोग और वियोग जो है ये किस रस के रूप में है, तो याद रखिएगा इसे हम सभी श्रृंगार रस कहते हैं, ध्यान रखिएगा श्रृंगार रस के रूप में है संयोग और वियोग।
अगला है दिए गए वाक्य के लिए शब्द जो है त्रुटि इनमें से कौन सा है। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी, इनमें से कौन सा भाग जो है कि त्रुटि है। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी कि 2 तारीख को संपन्न होगी, तो यहां पर दिन के दिन ही गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, को का उपयोग करना उचित होगा कि परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। आपसे बताइएगा कि समास जो है इसका कितना भेद होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, या तो इसमें उपसर्ग देखने के लिए मिलेगा या आपको अव्यय शब्द देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको पराजय, तो पराजय में जो प्रा लगा हुआ है ये आपका उपसर्ग शब्द है। वहीं पर प्रत्यक्ष में जो प्रा जो देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है। आजीवन में जो आ देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि पंचनंद में यहाँ उपसर्ग शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका पूर्ण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो पंचनंद में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, जहां पर संख्या गिनती करने के लिए आपको मिल जाए। अगला है इनमें से द्विगु समास है, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा, तो पंचतंत्र। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आपको क्या बोले, जहां संख्या आपको देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि पंचमुखी हो गया, चौराहा हो गया, तीनमुखी हो गया, तो ये सभी में द्विगु समास होता है, जहां पर संख्या वाला शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए युवा तुर्क जो कहा जाता है चंद्रशेखर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रशेखर को हम सभी युवा तुर्क कहते हैं। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। देखिए कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो घोषणा करता है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी को बताया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व में जितना भी चीज है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होता है। अगला है, किस फाइलम के सदस्य स्पंज के रूप में जाना जाता है। पोरिफेरा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पंज के रूप में। अगला है, डैश एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल है, यानी कि थोड़े समय के लिए बात किया जाए तो ये आपका कौन करता है, याद रखेंगे आवेग थोड़े समय के लिए काम करता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है। इनमें से एक उपधातु कौन सी नहीं है। देखिए एक धातु एक उपधातु होता है, तो टीन क्या है, ये एक धातु है, ध्यान रखिएगा, जबकि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सभी क्या है, तो याद रखिएगा उपधातु है, जबकि टीन हो गया ये धातु है। लोहा क्या है, धातु है। अगला है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बात किया गया है, तो ये जो एक साथ होता है उसे हम सभी रेडॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित नोटों में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा मुद्रित होता है। देखिए भारत सरकार के द्वारा मुद्रित जो होता है वो 1 रुपया का नोट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते हैं कि 1 रुपया पर जो हस्ताक्षर होता है वो भारत सरकार का होता है, जबकि इतना ये सभी जो है आपका 2000 का नोट को बंद कर दिया गया है। 100 हो गया, 500 हो गया, जितने भी कागज वाला नोट देखते हैं आप सभी, 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 200 हो गया, ये सभी पर जो हस्ताक्षर होता है वो RBI के गवर्नर कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बख्तियार खिलजी ने इसी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, धर्मपाल ने। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, बुध को हम सभी का क्या कहते हैं, तो सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कहते हैं। अगला है, डेंगू किसके कारण होता है।
तो डेंगू जो फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, या कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर आपको विषाणु ही देखने के लिए मिलता है। अगला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा था? इसे फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसे प्रतिष्ठापित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रतिष्ठापित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद कह सकते हैं कि 35 से लेके ये 51 तक आता है। याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं? अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। जैसे कि मौलिक अधिकार जो था ये संविधान का भाग कितने में था? भाग 3 में मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक था। ध्यान रखिएगा ये आपका 36 से होगा, 36 से लेके 51 तक का नीति निर्देशक तत्व। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है ये आपका स्वतः प्राप्त होता है, जो कि 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद F और अनुच्छेद आपका 31 जो है ये दोनों को हटाकर कहाँ रखा गया है? 300A में रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? यानी कि मछली का पर्यायवाची का प्रयोग जो है किसमें किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो मछली को हम मत्स्य भी कहते हैं, तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। मत्स्य जल में रहती है, ये बिल्कुल सही है मछली का पर्यायवाची के तौर पर। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मछली का पर्यायवाची होता क्या क्या है, तो मीन होता है, मत्स्य होता है, झक होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है और मकर भी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिएगा, पक्षी का क्या होता है, तो खग होता है, चिड़िया होता है, गगनचर होता है, पखेरु होता है, नभचर होता है। उसके बाद अगला नोट कीजिएगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून होता है। वहीं पर भौरा का पर्यायवाची की बात किया जाए तो भ्रमण हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, सारंग हो जाएगा और मधुप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय का पर्यायवाची होता है हिमाचल होता है, गिरिराज होता है और पर्वतराज होता है। कमल का बताएं कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज भी होता है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत होता है, गिरी होता है, अंचल होता है, नग होता है और भूधर होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, नदी का पर्यायवाची सरिता, तटीना, सरी और सारंग होता है। वहीं पर तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर होता है, जलाशय होता है, सर होता है, पुष्कर होता है और पोखर होता है। मेरे साथ में आपसे रिपीट करते चलिएगा। तालाब का क्या बताएं? सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर और पोखर होता है। दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है और परिमाण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा, दिवस, दिवा, वार और परिमाण होता है। इतना आप सभी 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो चीजें आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है, हिंदी में लिंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी में? आपसे को पता होगा कि हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में आपका 2 ही लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर संस्कृत की बात किया जाए तो इसमें 3 लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, एक आपका पुल्लिंग होता है और एक उभयलिंग होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? क्या लगता है? उच्चारण करके देखिए। हाथ क्या है? बहुत लंबी है? नहीं, हाथ बहुत लंबा है या हाथ बहुत बड़ा है, पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी होती है? नहीं, दही खट्टा होता है। दही हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी। नदी बह रही है? ध्यान रखिएगा, नदी बह रहा है नहीं, नदी बह रही है। तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो नदी क्या हो जाएगा? उच्चारण करके देखिएगा, नदी बह रही है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी बात ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द है। उच्चारण कीजिएगा तो आंसर आपको निश्चित मिल जाएगा।
जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो है कि यहां पर गलती करता है, पूरा प्रश्न को नहीं पढ़ता है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और डायरेक्ट आधा पढ़ के आंसर दे देता है और क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो पूरा प्रश्न पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास में आपको क्या बताएं, जहां पर विरोध हो या अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि छल कपट, ये आपका द्वंद्व समास है। सुख दुख द्वंद्व समास है। नाक कान द्वंद्व समास है। अन्यथा योजक चिन्ह आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी विपार्थक शब्द देखते हैं, विलोम शब्द, वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। भात दाल हो गया, लोटा डोरी हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। जबकि आपका उपकल जो है, ये आपका क्या है, अव्ययी भव समास है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है उपकल जी, अव्ययी भव समास है। अव्ययी भव समास में क्या होता है, प्रथम पद इसका प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद क्या होता है, गौण हो जाता है, यानी कि उसको कम महत्व दिया जाता है। अन्यथा इसमें अव्यय शब्द या उपसर्ग शब्द लगा रहता है आगे में। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो उप आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक उपसर्ग शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भव समास हो जाएगा। बाकी बात जो है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कहा गया था कि इनमें से कौन सा जो है कि द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प होगा। इनमें से द्विगु समास के विग्रह की बात किया गया है। सप्त तंत्र में जो है ये द्विगु समास है, पर इसका समास विग्रह क्या होगा। द्विगु समास में क्या होता है, जितने भी संख्या वाला चीज है, जैसे कि दशानंद हो गया, पंचमुखी हो गया, तिराहा हो गया, जितने भी गिनती करने के लिए मिल जाए वहां पर द्विगु समास होता है। क्या कह सकते हैं आप सभी, सब तंत्र का अगर विग्रह किया जाए, समास विग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 तंत्रों का समाहार को हम सभी क्या कहते हैं, सब तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके शेयर करना है आप सभी को। बस इतना सा काम कर लिया कीजिए। अपने दोस्तों में जो भी ग्रुप में आप तैयारी करते हैं, वहाँ कम से कम 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। जितना हो सकता है, जितना हम सफर सकता है हमसे, आपको बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करते हैं। अपना 100% आपको देते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। संधि विच्छेद से क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि प्लस अपि, यानी कि यदि धन अपि से क्या होता है, यदापि बनता है। इसमें किस स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि ये कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है ये आपको। तो इसमें यन स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। अभी आपको एक संधि का क्लास देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि संधि कैसे पहचानिएगा आप सभी, और कौन सा संधि है, किसमें स्वर संधि लगा हुआ है, किसमें गुण संधि है, किसमें यन संधि है। ये सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। एक लेक्चर आएगा, पूरा डिटेल में आपको कवर करवा दिया जाएगा, वो टॉपिक वाइज में, क्योंकि वो बताने में फिर समय ज़्यादा लगेगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से स्वर संधि को पहचानना है कि किसमें स्वर संधि है। तो जिसमें आपको आल लगा देखने के लिए मिल जाए, तो सबसे पहले प्राथमिकता वहीं देना है, उसी में स्वर संधि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पुस्तकालय में जो है कि स्वर संधि है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को। और स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया और कारक के आधार पर उत्तर दीजिए। आज धन डैश कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि आज के युग में धन के बिना कोई नहीं पूछता। ध्यान रखिएगा, धन है आपके पास तो सब चीज है आपके पास। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। आसान था। अगला है उपयुक्त मध्यम पुरुष से वाक्य पूर्ण कीजिए। डैश व कार्य ना करे। मध्य पुरुष की बात यहाँ पर किया गया है। जैसे कि हम हो गए, जैसे हम हो गया, मैं हो गया, ये सभी क्या है, ये उत्तम पुरुष है। जैसे कि आप हो गए, आप हो गए, उसके बाद जो है कि तुम हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी मध्य पुरुष का उदाहरण है। तो आप वह कार्य ना करे, ये बिल्कुल सही उचित शब्द होगा। ध्यान रखिएगा। तुम वह कार्य ना करे, ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। आप वह कार्य ना करे बिल्कुल उचित शब्द होगा। ऑप्शन में सी